ठीक है भाई। कल की क्लास में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था आपको। आज हम उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस और कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि फोर्स का इन्हिसार किस पर होता है? एक्सेलरेशन पे। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया था तो क्या आ गया था? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या कर रहे थे? तजर्बा किया, फोर्स ऊपर लिखी और एक्सेलरेशन। उसके नतीजे में जो जवाब आया वो हमेशा क्या आया? ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल आया। यहाँ से फार्मूला बन गया F बराबर है A, यहाँ डिवाइड करना वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। F इज इक्वल टू M इंटू A। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन है तो उसके एक्सेलरेशन को अगर उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो जवाब आएगा वो फोर्स आ जाएगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, सारी की सारी फोर्स एक्सेलरेशन नहीं पैदा करती, या इस फार्मूले से आपको सारी की सारी फोर्स पता नहीं चलती। देखो मैं समझाता हूँ। ये एक आपके पास बक्स है, सही है। इस बक्स को धक्का मारना है यहाँ से। मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन। अब पहले मेरा ख्याल है हम इसके यूनिट पे बात कर लें ताकि फिर अगली बात करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का फार्मूला आ गया ना। अब सवाल ये कि फोर्स को नापेंगे किस में? जैसे मास को नापते हैं किलोग्राम में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, लेंथ को नापते हैं मीटर में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये सब क्या है? यूनिट हैं। सवाल ये है कि फोर्स को किस में नापेंगे। तो हम इस फोर्स का यूनिट बनाने के लिए अलग काम कर रहे हैं। इसका नाम है यूनिट ऑफ फोर्स। और हम किसी भी कॉन्सेप्ट का यूनिट बनाने के लिए उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। F इज इक्वल टू M इंटू A। F का यूनिट बनाना है, इसके यूनिट रख दो। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बोलने और लिखने में बड़ा है, लिहाजा इसको हम मुख्तसर करके कहते हैं न्यूटन, क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ने काम किया था। तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं इसके? यूनिट का न्यूटन। असल में ये न्यूटन नहीं, असल में क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस पूरी बात को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। एक न्यूटन फोर्स कितनी फोर्स होती है? अगर आपसे कहा जाए 1 न्यूटन फोर्स, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा करने के लिए जो फोर्स लगाई जाएगी वो फोर्स 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगी। तो समझ में आई बात? ख्याल में कैसे सोचेंगे इसे? 1 किलो की गाड़ी है बच्चे की, सही है। हम उस पर पीछे से क्या लगा रहे हैं? फोर्स। इतनी फोर्स लगाएं कि उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़े, यानी हर सेकंड में 1 बढ़े। तो इसकी स्पीड क्या हो? पहले 1 हो जाए, दूसरे सेकंड में कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तीसरे सेकंड में कितनी हो जाए? 3 हो जाए। तो इसका मतलब पीछे से जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन फोर्स है। 1 न्यूटन फोर्स कितनी फोर्स होती है? ऐसे सवाल होता है, 1 न्यूटन फोर्स कितनी है? वो फोर्स जो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करते हैं, उस फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। सही है। वो वाली फोर्स जो
1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में, गाड़ी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए ज़रूरी हो, फोर्स की वो मिकदार क्या कहलाती है? 1 न्यूटन। अच्छा, 2 किलोग्राम का अगर गाड़ी है तो 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर 3 किलोग्राम की गाड़ी है 3 न्यूटन की लगेगी। 100 किलोग्राम की गाड़ी है, अब 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस गाड़ी पर जो 100 किलो की है, और उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए जितनी फोर्स लग रही होती है उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इसे उतार लें। ठीक है, तो भाई आप सब बच्चे इसको समझें कि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं ना तो फिज़िक्स बिल्ड होता है। देखें, आप शुरू कहाँ से हुए थे? फासला से। गाड़ी चल रही थी, फासला तय हो रहा था, उससे बनी वेलोसिटी। 1 सेकंड में जितना फासला तय होगा वो वेलोसिटी कहलाएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा वो बन जाएगी एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन डेवलप होगा किसी ऑब्जेक्ट में तो किस वजह से हो रहा होगा? फोर्स की वजह से हो रहा होगा। अब देखो, पूरी बात जो है ना वो नीचे से चल रही है और एक दूसरे के ऊपर खड़ी होना शुरू हो गई। फिज़िक्स और साइंस के मज़ामीन जिसमें मैथ इन्वॉल्व होता है, और मैथ का ये ख़ासा है, इसे लॉजिक कहते हैं। ये जो रवैया है ना कि आपने एक बात पढ़ी, उसकी बुनियाद पर एक दूसरी बात पढ़ी, उसकी बुनियाद पर एक तीसरी बात पढ़ी, इसको इल्म की दुनिया में क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक। अगर आप पुरानी बात भूल जाएं, आपको यही नहीं पता वेलोसिटी क्या है, आपको यही नहीं पता एक्सेलरेशन क्या है, तो आप फोर्स भी नहीं समझ सकते। इसलिए जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स ख़ास तौर पर, उनको ये चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना जो इमेज है जहन में फ़िज़िक्स का, उसको बिल्ड करना शुरू करें रोज़। अच्छा भाई ये बात थी, अच्छा भाई अब ये हो गई, अच्छा भाई ये हो गई, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये अब जैसे हम हरकत को पढ़ रहे हैं तो ये आपकी फ़िज़िक्स के बिल्डिंग में हरकत वाला रूम बन रहा है। उस रूम के अंदर बहुत सारी दीवारें, खिड़कियाँ हैं, जिसमें वेलोसिटी है, जिसमें स्पीड है, जिसमें हरकत की 3 इक्वेशन है। सही है, वो उसकी ऐसे सोचा करें, मतलब हम बिल्डिंग बना रहे हैं दिमाग के अंदर फ़िज़िक्स की, और फिज़िक्स की बिल्डिंग के अंदर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हरकत का, हम हरकत को स्टडी कर रहे हैं। तो पूरी बिल्डिंग के अंदर हरकत क्या, एक रूम है या एक फ्लोर है, और जहन के अंदर आपको हर चीज़ बिल्ड करनी चाहिए। अच्छा भाई ये बात थी इसमें, ये बात थी इसमें, ये बात थी इसमें। ये अगर आप करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको होगा ये कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बिल्डिंग जो है फ़िज़िक्स की आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होती जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो बातें बताई जा रही हैं वो पत्थर का ढेर हैं, आपने ले जाके फेंक दिए पत्थर, आपने ले जाके फेंक दिए पत्थर, तो क्या होगा? 5 साल के बाद भी आपकी कोई बिल्डिंग फिज़िक्स की नहीं होगी आपके दिमाग में। सिर्फ क्या होगा? पत्थरों का ढेर हो। आपसे जब भी बात करेंगे फ़िज़िक्स क्या है, आप पीछे पलट के देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? ब्लॉकों का ढेर। जाहिद साहब ने बताए थे वो ब्लॉक भी पढ़े हैं, मिस ने बताया था वो ब्लॉक भी पढ़े हैं, फलाने टीचर ने बोला था वो भी वहीं फेंक दिया हमने, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो इसको आपको, स्टूडेंट को ये बात खुद बिल्ड करनी पड़ती है कि आपको जो बातें पढ़ाई जा रही हों उसे आप लें, पकड़ें, उसको सलीके से रखें, फिट करें अपने उस खाके में, जो खाका आपके जहन में बना हुआ है। उस खाके को बार बार रीविज़िट करें। जब भी आप घर में फारिग बैठें आप उसको ज़रा रीविज़िट कर लें, ज़रा देखो मैं फ़िज़िक्स में मेरा क्या खाका बना हुआ है, बायो में मेरा क्या खाका बना हुआ है, सही जो मुतालबा के साथ मिस पढ़ा रही हैं या उर्दू मिस पढ़ा रही हैं उसमें मेरा क्या खाका बन गया है अब तक। तो ये खाके आप जब जैसे जैसे रीविज़िट करते जाएंगे, आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप बाज़ाब्ता जो है वो बबल्स बना के एक बड़े पेज के ऊपर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दें, या फ़िज़िक्स की कापी के अंदर ही बबल्स बना के लिखना शुरू कर दें कि भाई हरकत के अब तक के कॉन्सेप्ट ये हो गए, मेरी समझ में ये आ गए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको खुशी होगी, आप दुनिया को समझने में आपका दिमाग अलाइन करेगा, इस कायनात के साथ जुड़ेगा। वरना क्या होगा? वरना मैं बोले जाऊंगा,
आप एक कान से सुने जाओगे, दूसरे कान से निकाले जाओगे, और इल्म आपके जहनों में परवान नहीं चढ़ेगा। ठीक है, चलिए जनाब, अब हम आ गए अगले मरहले की जानिब। मैंने आपसे ये बात कही कि जितनी फोर्स लगाते हैं आप, वो सब की सब एक्सेलरेशन पैदा करने में यूज़ नहीं होती। सही है? ये जो फार्मूला है F = ma, ये कौन सी फोर्स को जाहिर करता है? सिर्फ उस फोर्स को जो एक्सेलरेशन पैदा करने में यूज़ हुई है, सारी फोर्स को नहीं। देखो कैसे मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास एक बक्स है, ज़मीन पे रखा हुआ है, सही है? मैंने इस पे यहाँ से फोर्स लगाई 1 न्यूटन। कितनी लगाई? ये हिला भी नहीं। धक्का लगाया मैंने, हिला ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जितनी फोर्स मैंने लगाई है उतनी ही फोर्स इसमें फ्रिक्शन में मौजूद है, रगड़ में। इतनी उसने लगा दी ऐसे, यहाँ से आगे। हिसाब क्या हो गया? बैलेंस। एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ। मैंने फोर्स क्या करी? 2 न्यूटन कर दी, ये अभी भी नहीं हिला। इसका मतलब है इसने यहाँ से क्या कर दी? 2 न्यूटन कर दी। दोनों क्या हो गए? बैलेंस। और ये हिला ही नहीं। फिर मैंने यहाँ फोर्स बढ़ा के क्या करी? 3 न्यूटन कर दी। 3 न्यूटन करने से भी नहीं हिला। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे भी कितनी हो गई? 3 न्यूटन। फिर मैंने 4 न्यूटन करी, 4 न्यूटन पे भी नहीं हिला। फिर 5 न्यूटन करी, 5 न्यूटन पे भी नहीं हिला। इसका मतलब है यहाँ कितनी फोर्स आ गई है? वापस 5 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैंने 6 न्यूटन किया, ये थोड़ा सा हिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी फ्रिक्शन 5 तक गई, ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। और अब जब मैंने इसको हिलाया है, ये हिला कितनी फोर्स की वजह से है? 1 न्यूटन की वजह से। लगाई तो मैंने 6 है, 6 में से 5 तो यहाँ बैलेंस हो गई। हिलने की वजह क्या है? वो 1 न्यूटन फोर्स। हालांकि मैं लगा कितनी रहा हूँ? 6 न्यूटन, लेकिन हिल कितने न्यूटन की वजह से रहा है? 1। बाकी 5 कहाँ जा रही है? फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है। फ्रिक्शन से लड़ के ख़त्म हो जा रही है। ये बात पकड़ पाया आप मेरी? तो जो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी जो हिलने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी चेंज आएगा, वो एक्सेलरेशन क्या इतनी फोर्स की वजह से पैदा होगा या 1 न्यूटन फोर्स की वजह से पैदा होगा? 1 न्यूटन फोर्स की पैदा। समझ में आ रही बात आपको? यानी जब मैं इसके एक्सेलरेशन की बुनियाद पर ये बात निकालूंगा कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो वो वाली फोर्स नहीं आएगी जो बैलेंस हुई है, सिर्फ वो वाली फोर्स आएगी जिसने एक्सेलरेशन पैदा किया है। तो इस फार्मूले में ये बात छुपी हुई है, इसे याद रखना है। इसे बच्चे याद नहीं रखते। वो क्या समझते हैं कि जितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो फोर्स निकाल रहा है जितनी फोर्स लग रही है। वो फोर्स नहीं लगा रहा जितनी लग रही है, वो फोर्स निकाल के दे रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और जो फोर्स हम लगाते हैं, इंजन भी लगाता है, सारी की सारी फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करने का सबब नहीं बनती। कुछ फोर्स ज़ाया भी होती है, जैसे यहाँ हो रही ज़ाया। मैं लगा रहा हूँ 6 न्यूटन की फोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन पैदा करने का सबब कितनी बन रही है? सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स। बाकी कहाँ जा रही है? बाकी बैलेंस हो जा रही है फ्रिक्शन में, किसी और वजह से। तो न्यूटन के कानून का ये फार्मूला जिसमें F और A का रिलेशनशिप है, इसमें ये वाला F वही है जो A पैदा करता है। ये वाला F वो नहीं है जो टोटल लग रहा है। ये जहन में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करना आसान होंगे। जो प्रॉब्लम है ना वो आप समझ लेंगे, इसको ऐसे हैंडल करना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ से एक बात और आपको समझनी चाहिए, न्यूटन का दूसरा कानून। आप ट्रेन की मिसाल लीजिए। जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो ट्रेन का इंजन क्या करता है? फोर्स लगाता है। उसमें क्या पैदा हो रहा है? एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है।
समझ में आ रही बात अब? इंजन फोर्स कब तक लगाता रहता है? जब तक कि एक्सेलरेशन पैदा होता है। कांटा एक जगह आके रुक गया 100 पे, वो गाड़ी अब 100 की स्पीड से भाग रही है, तो क्या एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? नहीं, 100 पे रुका हुआ है ना पीछे हो रहा है ना आगे हो रहा है। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? या तो वेलोसिटी आगे जा रही हो या वेलोसिटी पीछे जा रही है। जब एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो फोर्स लग रही है क्या? इंजन फोर्स लगा रहा है? जी नहीं, इंजन गाड़ी को चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा। फिर इंजन को बंद करेंगे तो क्या होगा? बंद करेंगे तो चलती रहेगी गाड़ी, लेकिन उसी स्पीड से नहीं चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता का आना शुरू हो जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि हवा का दबाव है, फ्रिक्शन है, रगड़ है, और चीज़ें हैं जो उसको रोक रही हैं गाड़ी। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही, एक्सेलरेट नहीं हो रही, तो गाड़ी का इंजन गाड़ी को चलाने के लिए फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि उस गाड़ी को रोकने के लिए जो कुव्वतें उसको रोक रही हैं, उनको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहा है। ठीक है? इसीलिए चौथे गियर में जब गाड़ी चलाते हैं तो कम फ्यूल खर्च होता है। पहले गियर में ज़्यादा क्यों खर्च होता है? पहले गियर में इंजन को दो काम करने हैं, जो कुव्वतें गाड़ी को रोक रही हैं उसको भी मारना है और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ानी है, तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आपने टॉप गियर में गाड़ी डाल दी और गाड़ी अब एक ही स्पीड से भाग रही है, तो अब इंजन को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अब इंजन क्या कर रहा है? वो चीज़ें जो रगड़ है टायर और रोड के बीच में और हवा जो रोक रही है, उसको बैलेंस करने के लिए इंजन फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, टॉप गियर में होती है, एक ही स्पीड से चल रही होती है, उस वक्त गाड़ी का फ्यूल इंतहाई कम खर्च होता है। आप अपने गाड़ी के अंदर 500 रुपये का पेट्रोल डलाएं और सिर्फ दूसरे गियर में गाड़ी चलाएं, सही है? बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आप अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल डला के चौथे गियर में डाल के गाड़ी चलाएं, फ्यूल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चौथे गियर में गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी होती है और अब गाड़ी चलती है इनर्शिया की वजह से। गाड़ी किस वजह से चलती है? न्यूटन के पहले कानून की वजह से चलती है। याद रखेंगे, जो रेलगाड़ी को जो चलाते हैं, इसको जब इंजन खींच के लेके जाता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये बीच में पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा स्पीड। जब स्पीड 100 पर आ जाती है और कांटा एक जगह आके रुक जाता है, तो अब गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा। सिर्फ फ्यूल कितना इस्तेमाल हो रहा है? वो चीज़ें जो गाड़ी को रोक रही हैं उनके लिए फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? अभी मेरे साथ भी वाक़या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का, सही है? जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बहुत दूर था, मैं घर तक बहुत फासला था, तो मैंने सोचा कैसे इसको मैं लेके जाऊंगा घर तक, बीच में पेट्रोल पंप भी नहीं है, मिसाल है। तो मैंने यही जहन लड़ाया कि मुझे गाड़ी को फ्यूल पे चलाने के बजाय इनर्शिया पे चलाना चाहिए। तो मैं क्या करता, बड़े मज़े से गाड़ी को स्टार्ट किया, मैंने रेस दी, चौथे गियर में लाया फुल स्पीड पे और इंजन को क्या कर दिया? बंद, और क्लच पकड़ लिया। अब जो मेरी गाड़ी चल रही है फ्यूल पे नहीं चल रही, तो किस पे चल रही है? इनर्शिया पे चल रही। इनर्शिया का मतलब पता है ना आपको? जब कोई ऑब्जेक्ट हालत हरकत में होता है तो क्या चाहता है? हमेशा हालत हरकत में ही रहे, तो रहेगा हरकत में। और अगर 3 सवारी पीछे बैठी हो तो और ज़्यादा दूर तक जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, जब जैसे जैसे आगे आगे जाते 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 थोड़ी सी हुई गाड़ी, हमने क्या करा? फिर से स्विच ऑन किया और गाड़ी को फिर से किस पे ले आए? फ्यूल पे ले आए। और फ्यूल फिर खर्च किया कहाँ तक? जब तक कि स्पीड नहीं पकड़ ली। जब स्पीड पकड़ ली फिर क्या कर दिया? इंजन बंद कर दिया। पुल पे गाड़ी चढ़ा ली, उतरते हैं के दौरान इंजन क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये 2-3 काम जब हमने किए तो पता चला कि वो फ्यूल जो बहुत कम फासले तक यूज़ हो सकता था, वो हमें वहाँ से घर तक लाने में कामयाब हो गया। तो जो बच्चे फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, जिनके जहन में फ़िज़िक्स की ये आइडियोलॉजी होती है, फोर्स की, इंजन की, फ्यूल की, तो वो बहुत सारी बातें समझ लेते हैं। और जो नहीं, बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे की तरह पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि न्यूटन का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ के साथ भी जुड़ा हुआ है।
यानी जिस वक्त गाड़ी फुल स्पीड में आ जाती है तो गाड़ी का इंजन गाड़ी को चलाने के लिए फोर्स नहीं लगाता, बल्कि गाड़ी का इंजन गाड़ी को रोकने की जो क़ुव्वतें हैं उनको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाता है। इसी वजह से ज़्यादा तेज़ गाड़ी में या जब गाड़ी फुल स्पीड में चल रही हो उस वक्त फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर होगी बात आपको? ये था न्यूटन का दूसरा कानून। अब हम आ गए न्यूटन के तीसरे कानून पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये बड़ा सादा सा उसूल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन सिम्त में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। हर एक्शन का रिएक्शन का मतलब, जब आप फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा आप पर। ये है एक्शन और ये क्या है इसका? जैसे मैं एक बॉल लूँ और बॉल लेके फेंकूँ कहाँ? दीवार पर। बॉल जाके लगेगी किस पे? दीवार पर वो फोर्स लगाएगी। दीवार भी क्या करेगी? फोर्स लगाएगी बॉल पर। याद रखना ये बात। अगर दीवार वापस बॉल पर फोर्स ना लगाए बॉल वापस नहीं आएगी। समझ में आई? हम जो बॉल लेके ज़मीन पे मार रहे हैं वापस आ रही है। हम जो मार रहे हैं हम फोर्स लगा रहे हैं बॉल पर, बॉल फोर्स लगा रही है किस पे? ज़मीन पे। वो ज़मीन वापस फोर्स लगा रही है किस पे? वो एक्शन हुआ। एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। फोर्स के मामले में बात हो रही है, जहाँ फोर्स की बात हो रही है वहाँ ये हो रही है कि हर एक्शन का कोई रिएक्शन होगा, और एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा? रिएक्शन होगा। एक्शन ज़्यादा होगा रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, एक्शन कम होगा रिएक्शन भी कम होगा। एक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा और रिएक्शन भी क्या होगा? अगर एक्शन ज़्यादा है तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। एक्शन और रिएक्शन, ये फ़र्ज़ करो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये एक ऑब्जेक्ट है फ़र्ज़ करो, ये किस पे लगा रहा है? तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। ये जो लफ्ज़ 1 और 2 है ये किसको शो कर रहा है? पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, और ये क्या कह रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगी? पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, ये वाली फोर्स बराबर होगी किसके? जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है उसके बराबर होगी। दो फोर्सेस आपस में क्या होती हैं? बराबर। एक्शन और रिएक्शन हमेशा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अगेंस्ट होते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन मशरिक़ की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मगरिब की तरफ होगी। तो अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? एक्शन और रिएक्शन हमेशा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सिम्त में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। इस कानून को न्यूटन का तीसरा कानून कहा जाता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सिम्त में या डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस कानून को न्यूटन का तीसरा कानून कहा जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस लॉ इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। लिख लें इसको।